अच्छा, दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जो दूसरा सोर्स है, ठीक है। सोर्स क्या चीज़ है, हम अभी पढ़ रहे हैं ये। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना, इस तरह से मैनेज करना कि उनकी मिनिमम इनपुट से, मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट लगाए। ठीक है, अब वो मैक्सिमम आउटपुट कैसे लगाई जा सकती है, उसके लिए कैसे निकाली जा सकती है, उसके लिए मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, उसके लिए लीडरशिप है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए सुपरविजन है, या उसके लिए मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो अभी हम आगे जिनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले रिसोर्स को समझ लेते हैं कि रिसोर्स क्या चीज़ है। रिसोर्स, हर उस चीज़ को, रिसोर्स का मतलब इकोनॉमिक्स में है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने कोई भी इंडस्ट्री, आपने कोई भी मिल, आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कायम की है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक खास मकसद होता है और उस खास मकसद के एवज उसकी कोई प्रोडक्ट निकलती है। ठीक है, जैसे आपका स्कूल है, जो स्कूल है तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल की प्रोडक्ट क्या होती है? स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर रिसोर्स कहा जाता है, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स कहा जाता है। तो उनमें से इकोनॉमिक्स के मुताबिक सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड है। लैंड जरूरी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने के लिए। लैंड नहीं होगा तो आपका जो ड्रीम है, आपका जो प्लान है, वो सिर्फ एक इमटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट प्लान या एब्स्ट्रैक्ट गोल ही रह जाएगा। ठीक है, तो स्कूल भी भले खड़ा करना है, हॉस्पिटल खड़े करना है, जो भी आपने मतलब एक टारगेट बनाया है, अपना एम सेट किया है, प्लान किया, तो उसको मटेरियलाइज करने के लिए द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द फर्स्ट रिसोर्स यू नीड इज लैंड। अच्छा, दूसरा है लेबर। तो देखो, लैंड जो चीज है ना, ये एक फिजिकल चीज है। लैंड क्या है? एक फिजिकल चीज है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट की ब्रांच है उसको हम फिजिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। फिजिकल मैनेजमेंट, ठीक होगा। दूसरी है लेबर। लेबर का मतलब मैंने बताया, लेबर क्यों जरूरी है। लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक रिसोर्स है। इसको हम ना मैनेजमेंट की लैंग्वेज में ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। डेमोग्राफी की लैंग्वेज में हम इसे डेमोग्राफिक स्टडीज या पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर हम इसको लेबर का नाम देते हैं। और मैनेजमेंट की ब्रांच साइंस के अंदर या स्टडीज के अंदर हम इसको ह्यूमन रिसोर्स का नाम देते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, लेबर को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है, यानी कि HRM कहलाता है। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखें, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो है जनाब जी, ये आपका फिर बाकायदा से एक मैनेजमेंट का फंक्शन भी बन जाता है या मैनेजमेंट की ब्रांच भी बन जाती है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी हम बहस करेंगे। कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ जनाब। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, जिसको HRD ओ, बोल। तंग नहीं करना। काका, खिला कर ला जाके। दो भाई, दो भाई खिला। दो भाई खिला। कोई तरह भी फाड़ देता है। हाउ कैन आई म्यूट यू? समझ आ रही भाई? अच्छा, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपका जो काम करने वाला बंदा है, उसको ट्रेन करना। ठीक है, उसको मोटिवेट करना, उसको उससे ज़्यादा एफिशिएंसी ड्राइव करना, या उसकी फाइनेंसेस को मैनेज करना, उसकी ड्यूटी आवर्स को मैनेज करना, उसके काम को मैनेज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिज़ाइन करना, उसके लिए जॉब डिज़ाइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना। ठीक है, ये सब, उसकी प्रमोशन, उसकी उसके प्राइविलेजेस और इस तरह की सारी चीज़ें जिसका तल्लक आपकी लेबर के साथ हो, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से ट्रेन करना है, अगर वो डीमोटिवेटेड हैं तो उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, और उनकी, जब आपने कोई जॉब बनानी है तो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, उस बंदे की या उस लेबर की,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, उनकी प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होगा, उनकी रिक्रूटमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, और उनकी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप उनको सैलरीज पैक और प्राइविलेजेस कितने देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो हमारे हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज, एक लैंड और एक लेबर। तीसरा आ जाता है जनाब जी कैपिटल। तीसरा है जनाब कैपिटल, बल्कि कैपिटल को सबसे ऊपर रखा जाता है। कैपिटल, लैंड, लेबर, लैंड लेबर कैपिटल, और उसके बाद चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। चलें लिख लें, चौथा क्या है जी, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। अब कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल का मतलब होता है सरमाया। सिंपल अगर वर्ड्स में हम देखें तो कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा। भाई अगर आपके पास लैंड है, या अगर आपने लैंड भी खरीदना है, आपने सोचा कि आप एक स्कूल बनाएंगे, ठीक है, स्कूल बनाने के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज है वो, या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की आगे टाइप्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पैसा चाहिए होगा। तो कैपिटल जो है ये सबसे जरूरी और सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसके लिए सिंगल वर्ड जो यूज होता है मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर वो रिसोर्स है, या इकोनॉमिक स्टडीज के अंदर रिसोर्स का वर्ड यूज किया जाता है। कैपिटल नहीं होगा तो ना आप लैंड खरीद पाएंगे, ठीक है, ना आप लैंड खरीद पाएंगे, ना ही आप लेबर जो है उसको एक्चुलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, रुपया, पैसा। ओके हो गया जी। ये क्या है? एक रिसोर्स है, ये एक आपका फाइनेंशियल। ये जो कैपिटल है, अब ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये फिजिकल मैनेजमेंट आ गई, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गई। अब कैपिटल आप कहाँ से लेके आएंगे? पैसा कहाँ से लेके आएंगे? उसको कहाँ पे लगाएंगे? वो कितना लगाएंगे? ठीक है, तो कितना कमाएंगे, कितना लगाएंगे, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होती हैं, तो उनको मैनेज करना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल मतलब आप सब लोग माशाल्लाह इतने मेच्योर्ड हैं कि आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग योर मनी, सिंपल टर्म्स के अंदर बोलें तो। अब इसके अंदर भी काफी सारी थ्योरीज आती हैं। कॉस्टिंग क्या होती है, मतलब इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के ना, बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं, मैं अभी इनके ऊपर ही यहाँ पे बात करूंगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है? फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग आ जाती है, बजटिंग आ जाती है। आपने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई है तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है आपकी, आपने उसका बजट बनाना है। ठीक है, पहले बजट बनाना है, फिर कॉस्ट लगानी है, कॉस्ट को कम किस तरह से किया जाएगा, कॉस्ट का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, एक्सपेंडिचर कितना है, फिर इसके अंदर आपका कैश, आपका जो कैपिटल है वो कैश में है या वो नॉन कैश कैपिटल है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो इस तरह से मतलब ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की तीसरी ब्रांच हमारे पास जो आ जाती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होगी। हम ब्रांचेस भी पढ़, देखो मैंने रिसोर्स की बात की, रिसोर्स को मैं साथ अटैच कर रहा हूँ मैनेजमेंट की ब्रांचेस के साथ। तो एक हमारे पास रिसोर्स होता है लैंड। लैंड को जो मैनेजमेंट की ब्रांच डील करती है उसको फिजिकल मैनेजमेंट कहा जाता है। दूसरी जो हमारे पास लैंड में उसको, इसके अलावा जो दूसरी हमारी ब्रांच है उसको हम दूसरा रिसोर्स है वो है लेबर। और लेबर को मैनेजमेंट की जो ब्रांच डील करती है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरी हमारे पास तीसरा जो रिसोर्स है या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सब जो जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और वो चार हैं। वो कितने हैं? चार हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथे नंबर पे फिर आ जाता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। चौथे नंबर पे हमारी आ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ना, एक जदीद आइडिया है। ठीक है, जैसे कि आजकल स्टार्टअप बिजनेस शुरू हुए हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप की ही इजाद है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है इनोवेशन।
इनोवेशन, अगर सिंपल वर्ड्स, या कोई आइडिया, इनोवेशन या आइडिया या क्रिएटिविटी। मतलब देखो आपने अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट की हुई है, आपने कोई बिजनेस सेट किया हुआ है, या आपने करना है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास अपनी जमीन भी है, आपके पास पैसा भी पड़ा हुआ है, और पैसे से आप लेबर भी खरीद सकते हैं। अब तीन चीजें तो हैं, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, जमीन भी पड़ी है, और उस पैसे से वो लेबर भी खरीद सकते हैं, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई हम क्या शुरू करें। तो कारोबार, किसी भी कारोबार शुरू करने के लिए आपके दिमाग के अंदर जो जो आइडियाज आते रहते हैं, उन आइडियाज को हम एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देते हैं, उन आइडियाज को हम इनोवेशन का नाम देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप बाकायदा तौर पे एक मैनेजमेंट की इसके लिए मैनेजमेंट की एक बाकायदा ब्रांच भी है, जिसे हम स्टार्टअप मैनेजमेंट भी कहते हैं, इंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इंटरप्रेनर्स रखे होते हैं, जैसे उन्होंने जनरल मैनेजर रखा होता है, फाइनेंस मैनेजर रखा होता है, ऑडिट मैनेजर रखा होता है, कॉस्ट मैनेजर रखा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रखा होता है, एसेट मैनेजर रखा होता है। इसी तरह उन्होंने एंटरप्रेनर मैनेजर भी रखा होता है। एंटरप्रेनर मैनेजर वो बंदा होता है, वो लेबर होती है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जिसका काम ये होता है कि नए नए आइडियाज या अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए उसके अंदर क्या क्या इनोवेशंस लेकर आनी है, ये उसका काम होता है। और आजकल तो ये एंटरप्रेन्योरशिप अपनी अखीर को पहुंच चुकी है, क्योंकि अब हमारे पास एआई आ चुका है। तो एआई, अब अगर हमारे पास खुद से कोई आइडियाज नहीं भी है, तो हम एआई से सैकड़ों जो आइडियाज हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। तो आजकल जो हमारा एआई है, चैटबॉट जितने भी हैं, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, वो हमारे लिए, हमारे एंटरप्रेनर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चार चीजें मैंने आपको बयान की हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को इकोनॉमिक्स की ब्रांच के अंदर, इकोनॉमी के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, और मैनेजमेंट के अंदर हम इन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके, ये सवाल भी उसने पूछा हुआ है एफपीएससी वाले ने कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टोटल चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल ऑफ एंड पनिशमेंट। ठीक है, ओके। अब अगली चीज है जी, ये जो हमारी, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, या आप इसको साइंस भी कह सकते हैं, इन विच वी मैनेज मिनिमम रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। मतलब आपने रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना है कि आप उनसे, उनके मिनिमम एफर्ट से या मिनिमम यूज से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। ये जो मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना होता है, इसके लिए एक बाकायदा तौर पे टर्म इस्तेमाल होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो पीछे मैंने बताया है कि मैक्सिमम आउटपुट जो होती है किसी भी चीज़ की, ये डेफिनेशन है, ये पूछी हुई है उसने एग्जाम्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना कि हम उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, या मैक्सिमम एफिकेसी। साइकोलॉजी के अंदर इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं हम एफिकेसी। ठीक है, टीचर जिस हद तक पढ़ा सकता है उसको एफिकेसी बोला जाता है। एक स्टूडेंट जिस हद तक सबक को याद कर सकता है उसको एफिकेसी बोला जाता है, या उसको पोटेंशियल, उसका जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट उसको कहा जाता है। ये हम साइकोलॉजी के अंदर भी जाके टर्म पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के अंदर आपने याद रखना है कि इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। और अगर हम पर्सनल लेवल के ऊपर बात करें, ह्यूमन लेवल के ऊपर बात करें, तो इसको एफिकेसी भी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। अब जो मैनेजमेंट है ना, जिस तरह से मैंने बताया कि मैनेजमेंट की कुछ ब्रांचेज हैं जिनमें क्या है, एक आपकी लैंड मैनेजमेंट आती है, एसेट मैनेजमेंट आती है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। जो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले हैं, इनकी बेसिस पे मैंने ब्रांचेस डिसाइड डिवाइड की हैं, आगे फिर मजीद और पढ़ लेंगे। अब जितनी तरह की भी मैनेजमेंट्स हैं, उनके उनके कुछ मकासद हैं, उनके कुछ फंक्शंस हैं। जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं उनके कुछ फंक्शंस हैं, दे एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस। ठीक है, अब ये जो एक और बात, ये जो मैनेजमेंट है ना, हम जो मैनेजमेंट आजकल पढ़ रहे हैं, इसको हम मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट, और मॉडर्न मैनेजमेंट की बुनियाद रखी है हेनरी फेयोल ने। ठीक है, हेनरी फेयोल ने। मैनेजमेंट के अंदर हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे
कि किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को चलाया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी का मॉडल होता है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मैनेजमेंट होती है, और उसके बाद ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, लेसिस फेयर होता है। ये मैनेजमेंट के कुछ ना आप यूं कह लें अप्रोचेस टू मैनेजमेंट है, या मैनेजमेंट की थ्योरीज है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लेसिस फेयर, इनकी बेस के ऊपर फिर हमारी आगे लीडरशिप बनती है, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आती है, जिसमें हमारी हमारी क्रिज्मेटिक लीडरशिप आती है, और वो इस मैनेजमेंट के ऊपर बेस करती हैं। लीडरशिप से पहले हमारा जो टॉपिक है ना वो मैनेजमेंट है। अच्छा, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? मैनेजमेंट का पहला फंक्शंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन होता है ना मैनेजमेंट का, वो हमेशा प्लानिंग, आपने याद रखना है, प्लानिंग। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है अपने रिसोर्सेज को प्लान करना। भाई देखो, मैंने पीछे बात की, अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर भी आपने खरीद ली, आइडिया भी आ गया आपके पास कि मैंने ये कारोबार करना है, तो क्या आप पहले दिन ही उस कारोबार में, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो वो 1 लाख रुपया पहले दिन ही इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसको प्लानिंग करेंगे, उसकी कोई कोई ना कोई छोटी मोटी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, जो सबसे फॉरमोस्ट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग होता है। अब जो मैनेजमेंट्स की, अगर अगर इंडिविजुअल की लेवल पे बात की जाए, तो आप खुद भी अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करें, तो मैनेज जो प्लानिंग है, ये भी आगे फर्दर 3 तरह से मैनेजमेंट को डिवाइड करती है। एक जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होती है, सीनियर लेवल मैनेजमेंट, जिसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बैठते हैं, और डायरेक्टर्स बैठते हैं। साउंड नहीं आ रहा? बताइएगा भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। मैम आपदा के पास नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो पहला फंक्शन है वो प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद क्या आ जाता है? ऑर्गेनाइजिंग है। ये आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जब भी बोल बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले प्लानिंग को रखता हूँ, ठीक है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है? आपने अपने जितने भी प्लान्स को, हाँ मैं प्लानिंग की बात कर रहा था, एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, जो मतलब उसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सीईओ, उसके डायरेक्टर्स या उसके मालिक जो हैं वो बैठे होते हैं, वो प्लान करते हैं। मसलन जैसे हम, अगर हम स्कूल एजुकेशन की डिपार्टमेंट करें, तो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं या जो सेक्रेटरीज हैं, जो वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो टॉप लेवल के प्लानिंग मैनेजर्स हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अगले 10 सालों के अंदर हमने अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस जगह पे देखना है। तो वो क्या है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। फिर एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट आती है, जो उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, पॉलिसीज को एनफोर्स करवाती है। मिडल मैनेजमेंट, वो फिर अपनी पॉलिसीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा है भला? स्ट्रेटजी, पॉलिसी और स्ट्रेटजी। अब देखने में तो ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, है ना? इन दोनों का मतलब क्या हो सकता है? हिकमत अमली। लेकिन आपको बताऊं, मैनेजमेंट के अंदर इन दोनों वर्ड्स का स्कोप डिफरेंट है। पॉलिसी और स्ट्रेटजी दोनों का मतलब तरीकेकार या हिकमत अमली है। लेकिन वो पॉलिसी या वो हिकमत अमली या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो फंक्शंस या वो काम या वो मकासद कह लें, वो मकासद जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं, हम उनको पॉलिसी बोलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। ये जरूर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। पॉलिसी वो जो टॉप लेवल वाली मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जो डायरेक्टर, जो कंपनी का सीईओ, जो कंपनी का मालिक डिसाइड करता है कि भाई मैंने 10 साल के अंदर अपने आप को इस जगह पे, अपनी कंपनी को इस जगह पे देखना है, उसके लिए जो रोड मैप वो आपको देगा, उसको पॉलिसी कहा जाएगा। और स्ट्रेटजी होती है जब आप अपनी पॉलिसी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे टास्क्स में, या छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं, या छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है, उसको बोला जाता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक नहीं होती, किसी एक पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट तरह की मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल तरीकेकार बनाए जाते हैं, उन सब को मिला के पॉलिसी बनती है। तो स्ट्रेटजी एक छोटा वर्ड है, पॉलिसी एक बड़ा वर्ड है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है, स्ट्रेटजी का मतलब भी तरीकेकार है, पॉलिसी का मतलब भी तरीकेकार है। लेकिन पॉलिसी क्या है, ये आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और ये ओवर द लॉन्गर रन, लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। जैसे आपका एम जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, और स्ट्रेटेजी जो होती है ये शॉर्ट टर्म्स गोल्स कह लें आप, शॉर्ट टर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लें। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, किसी एक मखसूस मकसद को लेके, फंक्शन को लेके, उनको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर है जी? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आप कह लें कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग। और अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर बजटिंग, कॉस्टिंग। ठीक है, और अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर ट्रेनिंग आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम लिखें तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब आप 20-25 फंक्शंस खुद से लिख सकते हैं, जिनकी मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं हम यार, क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं हम, मतलब अब उसमें से ना हम इनको ना थोड़ा और फर्दर कैटेगराइज करते हैं। अब इस इन सारे फंक्शंस की बेस के ऊपर ना, इन सारे फंक्शंस की बेस के ऊपर कुछ थ्योरिस्ट आए, कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर थ्योरीज एस्टेब्लिश की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के ना डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कुछ ने कहा मैनेजमेंट के ऐसे फंक्शंस हैं जो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल का मतलब जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। कुछ ने 5 फंक्शंस बताए, कुछ ने 10 फंक्शंस बताए, कुछ ने 14 बताए। ठीक है, तो उनके फंक्शंस की बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज सामने आई, जिनमें से जो सबसे पहली थ्योरी, जो सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है, वो है जनाब आपकी, ये दो नाम आप, एक नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल ने ना 14 फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस बताए। इन 14 फंक्शंस में से इसने कहा कि 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के ऐसे हैं, 5 काम ऐसे हैं जो हर तरह की मैनेजमेंट करती है, मतलब हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो चलते हैं। चाहे वो आपकी स्कूल एजुकेशनल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो, आपकी इंडस्ट्री हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो। ठीक है, या किसी भी किस्म की मैनेजमेंट हो, उसके अंदर 5 फंक्शंस जरूर होते हैं। ठीक है, और इसकी ये जो इन 14 फंक्शंस की वजह से, और उनमें से इन 5 फंक्शंस को यूनिवर्सल फंक्शन मानने की वजह से, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा मतलब कह रहे हैं अक्लेम मिला, बहुत ज्यादा शोहरत मिली, फेम मिला। सर जी, अच्छा, उस मतलब शोहरत की वजह से ये जो हेनरी साहब हैं, इनको फाउंडर या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इनकी जो ये 14 फंक्शंस वाली थ्योरी है इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 2-3 फंक्शंस बजाते खुद पेपर में आए होते हैं। ठीक है, एक तो ये बजाते खुद हेनरी फ्योल का क्वेश्चन आता है कि हु इज द फाउंडर या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो आप लोगों ने याद रखना है हेनरी फ्योल। ठीक है, उसके बाद इसके 14 फंक्शंस हैं, पहले उनमें से मैं 5 लिखता हूँ। 5 फंक्शंस इनके मुताबिक ऐसे हैं जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। वो क्या है? वो वही फंक्शन, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, और कोऑर्डिनेटिंग एक फंक्शन है। हाँ जी, समझ आ रही है ना? कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग। ठीक है, कमांडिंग का मतलब हुक्म देना, कोऑर्डिनेट का मतलब दो एम्प्लॉयज के बीच में या मैनेजमेंट के दो टीयर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना। कंट्रोल का मतलब अपने लेबर को या अपनी मशीनरी को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना। ये जो 5 फंक्शंस हैं हेनरी फ्योल के मुताबिक, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ, इनको प्रिंसिपल्स, ये जो फंक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं ना हम, इनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन से मुराद काम लिया जाएगा, प्रिंसिपल से मुराद उसूल लिया जाएगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है इनको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है कि मैनेजमेंट असल में करती क्या है, ठीक है। बाकी अब इसके अलावा जो मैं अगर इनके 14 नाम लूँ तो वो आप लोग ये थ्योरी सर्च कर लीजिएगा, वो बहुत बेहतर रह जाएगा। आपने सर्च करना है जनाब जी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योल। अब वो ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो हेनरी फ्योल का नाम याद रखिएगा। इसके इसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मैंने बताया कि वो पेपर में पूछ लेता है, तो वैसे ये 14 कौन कौन से, 5 मैंने ये लिख दिए हैं। इसके बाद एक होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन एक फंक्शन, डेलीगेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अपनी अथॉरिटी को आगे डिवॉल्व कर देना, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। पता है इस टर्म का, ये भी एफपीएससी ने बहुत दफा पूछा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका उलट होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपनी पावर्स या अपनी अथॉरिटी लोअर लेवल पर दे देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक हेडमास्टर है, वो स्कूल के अंदर अपनी डिफरेंट अथॉरिटीज, उसने छुट्टी देने की अथॉरिटी किसी एक बंदे को दी हुई है, कोई दूसरी अथॉरिटी उसने किसी दूसरे बंदे को दी हुई है, फंड मैनेजमेंट की अथॉरिटी किसी दूसरे बंदे को दी हुई है। तो जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर अपनी अथॉरिटी को किसी दूसरे बंदे को डिवॉल्व कर देता है, डेलीगेट कर देता है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें पावर एक हाथ में नहीं रहती, इसमें पावर मुख्तलिफ हाथों में चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एफपीएससी ये सवाल पूछता है। इसका उलट होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी मैनेजर या लीडर अपनी सारी पावर्स को अपने हाथ में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया ना कि मैनेजमेंट की कुछ अप्रोचेस भी हैं, जिनमें एक ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट है, एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है, या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि आपका लीडर, आपका मैनेजर या आपका जो बॉस है, वो अपनी पावर्स अपने हाथ में रखता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। जैसे अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, हाँ जी, जैसे अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, ये ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडर होते हैं, ये अपनी सारी अथॉरिटीज अपने पास रखते हैं, तो इसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक डेमोक्रेटिक मॉडल है जिसमें अपनी अथॉरिटीज को आगे दिया जाता है। आई होप सो कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों में से एक आपके पेपर का हिस्सा है। आप बेशक अपने नोट्स में लिख के अपनी दीवार पे लगा लीजिए कि सर ने बताया था। दूसरा, इसके अलावा और बहुत से फंक्शन है। एक डिसिप्लिन भी फंक्शन माना गया है हेनरी फ्योल के मुताबिक। और एक एक ना, ये 3 टर्म्स आप लोगों ने सर्च कर लेनी है। एक होती है यूनिटी ऑफ कमांड, इसकी डेफिनेशन को रट लेना है। टाइम खत्म होने लगा है जनाब जी, आज मैंने इतनी ही क्लास करना थी, तो कल मिलेंगे। खत्म हो जाए तो 45 मिनट हमारे क्लोज हो जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। यूनिटी ऑफ कमांड है जी एक। इसके अलावा ना, स्केलर चेन, स्केल हर चेन, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेनरी फ्योल के मुताबिक स्केलर चेन होती है, ठीक है। और एक और था जो, एक स्पिरिट डी कॉप्स, ये टर्म भी आप लोगों ने सर्च करनी है। स्पिरिट डी कॉप्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, और इस इन तीनों टर्म्स के ऊपर सवाल आए हुए हैं पीपीएससी में भी, एफपीएससी में भी, ये आप सर्च कर लीजिएगा। स्केलर चेन और स्पिरिट डी कॉप्स भी मैंने बता दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बता दी, यूनिटी ऑफ कमांड भी है, ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो आज मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया, हेनरी फ्योल की मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी हमने पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह मैनेजमेंट के ऊपर ही, इसी से मैं आगे थोड़ा सा लेकर चलूंगा। ओके जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज।